हाय एवरीवन। आई होप आपने अभी तक सारे लेक्चर्स देखे होंगे इस सीरीज़ के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, स्टडी कंसिस्टेंटली इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 10 आवर्स अ डे। स्टडी फॉर रफली इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एवरी डे। इट इज़ अ लॉन्ग गेम। ये मैराथन की तरह है, शॉर्ट स्प्रिंट नहीं है कि जिसमें आप एक दिन कुछ करोगे अगले दिन कुछ करोगे। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। जहाँ कहीं भी आपके डाउट्स है, चाहे बायोलॉजी के हो, चाहे कुछ और सब्जेक्ट्स के डाउट हो, चाहे कोई भी क्यूरी हो प्रिपरेशन के रिलेटेड, आप नीचे कमेंट्स में अपनी क्यूरीज लिख सकते हैं। बाकी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देखनी है, हार्ट की एक्टिविटीज़ कैसे रेगुलेट होती है, कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हम देखेंगे और समरी देखेंगे। ठीक है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स देखोगे, अगर मन नहीं लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है, वीडियो छोड़ दोगे तो ऐसे कहानी नहीं बनने वाली है। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी खोल के बैठो, वीडियो को पॉज करके देखो, चीज़ों को समझो, तब जाके चीज़ें रिटेन रहेंगी लॉन्ग टर्म तक। एनसीईआरटी की एक लाइन में क्लियर कर दूंगा, बस तुम्हें अच्छे से अटेंटिवली सुनना है, देखना है और फिर रिवाइज करना है चीज़ों को। चलो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कौन रेगुलेट करता है? हार्ट तो धड़कता रहता है, हमारा कोई कंट्रोल इसके ऊपर है नहीं, तो इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। इसका ऑटोनोमस कंट्रोल है खुद पर। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। बोलिए तो ऑटो रेगुलेशन है इसमें। किन के थ्रू? नोडल टिश्यूज जो हमने पढ़े ना, एसए नोड, एवी नोड, वो खुद ही रेगुलेट करते हैं हार्ट की एक्टिविटीज़ को। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। मायो मीन्स मसल, जेनिक मीन्स मसल से कंट्रोल पैदा हो रहा है। ऑटो एक्साइटेबल है विद द हेल्प ऑफ मसल्स, तो इट इज मायोजेनिक, नॉट न्यूरोजेनिक। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system. अब नॉर्मली आपकी हार्ट बीट ऐसी है, मान लो आप क्लास में हो, टीचर अचानक से आपको उठाए और बोले आ जाओ सामने और एक्सप्लेन करो कोई चीज़, तो एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाती है, एकदम से पसीने छूटने लगते हैं, तो वहाँ पर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। ऑल्दो हार्ट नॉर्मली 24 घंटे में अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो इट इज़ मायोजेनिक, मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर अब बदलना पड़ रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन आई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, तो उस टाइम पर जो हार्ट की एक्टिविटी में चेंज आते हैं वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से आते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा में इसका सेंटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ सेंटर है? मेडुला ओब्लोंगेटा में। और कौन सा सिस्टम है? ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक मीन्स जो खुद से एक्टिविटी करे। ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक आएगा, पैरासिम्पैथेटिक आएगा। सिंपैथेटिक ऐसे समझो, सिंपैथी, तरस खाने वाला। इमरजेंसी सिचुएशन है। सिंपैथी मीन्स रिलेटेड टू इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ताकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिले, आपको एनर्जी मिले उस इमरजेंसी से बाहर आने की। सिंपैथेटिक में फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है, या तो लड़ो या तो भागो। तो उस टाइम की सिचुएशन में ऐसी कंडीशंस मिलती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स। बताया मैंने, सिंपैथेटिक सिस्टम वो क्या करेगा? इमरजेंसी में हार्ट बीट, जो रेट है हार्ट बीट की, हार्ट रेट बढ़ा देगा। जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ऐसे कंट्रैक्शन हो रही थी तो कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा एंड देयर बाई कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब क्या हुआ? सिंपैथेटिक सिस्टम ने स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ाया बाय इंक्रीजिंग द कंट्रैक्शन। इसने हार्ट रेट को भी बढ़ाया, तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट बढ़ गया ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक वाज इमरजेंसी वाला, पैरासिम्पैथेटिक इसके अपोजिट वाला है कि रिलैक्स रहो, मस्ती में, शांति रखो, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ाओ, कोई इमरजेंसी नहीं है, हार्ट रेट धीरे धीरे हो जाएगी, जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट धीमी हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन, जो एसए नोड से एवी नोड, बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी फाइबर, जो स्पीड है कंडक्शन की, उसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कम कर देता है। कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाई द कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक आउटपुट को कम करता है। एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स, जो कि कैटेकोलामाइंस है, एड्रीनलिन और एड्रीनलिन, आपने सुना होगा एड्रीनलिन रश कहाँ पर होता है? बेसिकली जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है, अगर आप रोलर कोस्टर राइड में कभी चढ़े हो तो उसमें कहते हैं कि एड्रीनलिन रश आता है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो एड्रीनल मेड्यूला वाले जो हार्मोन्स है वो भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कराते हैं। किसकी मदद से? एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन की मदद से। इतना क्लियर है?
क्या इसको मैं साइड में समरी लिख के बना दूं? चलो टेबल के फॉर्म में इस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है अलग अलग पैरामीटर्स पर। ठीक है, इधर मैं पैरामीटर लिख देता हूँ और आगे उसका इफेक्ट देखेंगे। हार्ट रेट का क्या होता है? सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी वाला सिस्टम जो बॉडी को उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाह रहा है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको कम करता है। देन स्ट्रोक वॉल्यूम मींस एक कंट्रैक्शन में कितना ब्लड बाहर आ रहा है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको कम करेगा। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? कार्डियक आउटपुट। तो इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक सिस्टम कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन कार्डियक आउटपुट कम कर देगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सिंपैथेटिक सिस्टम उसको बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। बाकी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए एड्रिनल मेडुला भी इन्वॉल्व है। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, दे इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती है? बीपी हाई हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब चीज़ें क्या है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है भी नहीं है, वो हम देखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कब हो सकती है ये? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120 इसमें होता है सिस्टोलिक, जब सिस्टोल होता है कंट्रैक्शन के टाइम ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, फिर डायस्टोल के टाइम ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है। तो 120 इज़ सिस्टोलिक बीपी, 80 इज़ डायस्टोलिक बीपी। किसके थ्रू मेजर करते हैं ये? स्फिग्मोमैनोमीटर दिया है क्या इस पे? स्फिग्मोमैनोमीटर, इट इज़ द बीपी मेजरिंग मशीन, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें अगर रीडिंग कंटिन्यूसली आपको 140/90 से ऊपर की आ रही है तो दिस इज़ हाइपरटेंशन। नॉर्मली 140/80 होता है। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर ब्लड प्रेशर विच इज़ हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल कितना? 120/80। दिस इज प्रेशर है तो यूनिट्स इज mm ऑफ मरकरी, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। 120 हमारा सिस्टोलिक बीपी रहता है या पंपिंग प्रेशर। सिस्टोलिक बीपी इज ऑल्सो नोन एज पंपिंग प्रेशर क्योंकि सिस्टोल में क्या हो रहा है? हार्ट एज ए पंप काम कर रहा है तो इसलिए इसको पंपिंग प्रेशर कहते हैं। एट 80 mm आपका डायस्टोलिक प्रेशर हुआ या रेस्टिंग प्रेशर। जब हार्ट जॉइंट डायस्टोल में है तो उस टाइम पर रेस्टिंग प्रेशर होता है। ठीक है, इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ बीपी आर गिविंग द रिजल्ट 140/90 या इससे ज़्यादा तो दैट इज़ हाइपरटेंशन। उसमें हम ड्रग्स देंगे बीटा ब्लॉकर्स विच आर लॉल, एसिटोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, ब्यूटोलॉल, पेनब्यूटोलॉल, सोटालॉल। खैर कोई लॉल तो मैं याद नहीं रखता है, बस रिमेंबर 140/90 से ज़्यादा रिपीटेड चेक्स में अगर बीपी आ रहा है दिस इज़ द केस ऑफ हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू डिजीजेज इन हार्ट की दिक्कत हो सकती है। वाइटल सेंटर जो ब्रेन है, किडनी है, उनमें दिक्कत हो सकती है हाई बीपी की वजह से। ठीक है, देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड। व्हाट वाज कोरोनरी आर्टरी? वो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। उनमें क्या दिक्कत हो सकती है? अगर आप लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फैटी फूड ज़्यादा खाते हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेते हो, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स, तो उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल में कुछ चीज़ें डिपॉजिट होने लगती है। देखो ये अपनी नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, रेड से बनाएं, चलो रेड से बनाते हैं। इसकी कुछ लेयर्स हैं, मसल लेयर्स हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाया तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है ब्लड वेसल में। इसके अंदर कैल्शियम आने लगता है, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, बाकी चीज़ें आ जाती है, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक इनसाइड द वेसल एंड अल्टीमेटली वेसल का ल्यूमेन नैरो हो जाता है। तो अब क्या होगा? अब जितना ब्लड पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो मीन्स हार्ड, एथेरोस्क्लेरोसिस इज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। CAD often referred to as atherosclerosis. It affects the blood vessels। कौन सी वाली? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। कैसे होता है ये? एथेरोमेटिक प्लाक बनता है, उसमें क्या रहता है? कैल्शियम है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, फाइब्रस टिश्यू है।
तो एथेरोस्क्लेरोसिस में 4 चीज़ों का इसने बताया है। क्या बताया? फैट बताया, कोलेस्ट्रॉल बताया, कैल्शियम बताया और फाइब्रस टिश्यू बताया। ये सब मिलकर एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फिर हम क्या दे देंगे? जो भी प्लाक बना है उसको तोड़ने के लिए कुछ ड्रग्स दे देंगे, क्लॉट बस्टर्स वगैरह। ओके, देन एंजाइना। एंजाइना मीन्स एक्यूट पेन। पेक्टोरल रीजन मीन्स चेस्ट वाला रीजन। एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट पेन। क्यों हो रही है चेस्ट पेन? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इस्कीमिया हो गया है अंदर हार्ट में। एंजाइना पेक्टोरिस इट इज़ अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। कब चेस्ट में पेन होगी? जब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। हार्ट है जिसने पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दिया, अगर खुद उसके मसल्स को ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इधर बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग जाएगा लेफ्ट रीजन में। ठीक है, एंजाइना कैन अकर एट एनी एज, किसी भी मेल फीमेल में किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोर कॉमन ये मिडल एज लोगों में और एल्डर्स में देखने मिलता है, क्योंकि उनमें उन्होंने डाइट में अगर ऐसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ज़्यादा हुए होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एंजाइना हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। हाँ, क्योंकि अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हुई, ब्लड पूरा फ्लो नहीं हो पा रहा है, आर्टरी ब्लॉक हो गई, ब्लड की सप्लाई उधर रुक गई, तो एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगी। और ये जो पेन होती है ना, ये रेडिएट कर जाती है लेफ्ट आर्म के अलोंग, इधर से यहाँ से पूरा आपको पेन फील हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द चेस्ट। देन वी विल स्टडी हार्ट फेलियर। व्हाट इज़ फेलियर? फेलियर का मतलब क्या होते हो, क्या समझते हो आप फेलियर से? कि कोई ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए थी बट वो उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाई, तो हम कहते हैं कि ये फेल हो गया काम। तो व्हाट इज़ हार्ट फेलियर? हार्ट फेल हो गया। किस काम में फेल हो गया? हार्ट का क्या काम था? कि हार्ट का काम था कि भाई साहब बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दे देना जितनी उनकी ज़रूरत होगी। अब फेल हो गया हार्ट मीन्स हार्ट ने ब्लड उतना नहीं दिया जितना, हार्ट ने ब्लड में ऑक्सीजन उतना नहीं दिया जितनी बॉडी की नीड थी, तो दैट इज़ हार्ट फेलियर। हम कहते हैं अरे यार वो बंदा मर गया हार्ट फेलियर से। हार्ट फेलियर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी हार्ट फेलियर हो गया तो वो मर गया। हार्ट फेलियर हो सकता है सालों से चला आ रहा हो सकता है महीनों से चला आ रहा हो। वो जो अचानक हार्ट धड़कना बंद कर देता है उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। एकदम से हार्ट बीट करना बंद कर दिया, कार्डियक अरेस्ट। जबकि हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी। What is heart failure? It means it is a state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. It is sometimes called as congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptoms of this disease. Congestion of lungs से क्या समझते हो? देखो, साइंस के टर्म में कंजेशन का मतलब है ब्लड वेसल भरी हुई है, ब्लड वेसल में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है ब्लड का। अगर हार्ट ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स कंट्रैक्शन के बावजूद भी हार्ट में ब्लड जमा रह रहा है। अब याद करो, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता था। अगर हार्ट पहले से भरा हुआ है तो वो ब्लड अच्छे से हार्ट में नहीं जा पाएगा, वो पीछे पीछे जमा होने लगेगा, लंग्स तक खून जमा रहेगा पीछे पीछे। अब लंग्स की ब्लड वेसल में खून ज़्यादा प्रेजेंट है, उसे कहते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स। और ये सिम्टम किसका है? हार्ट फेलियर का। हार्ट फेल हो गया, इसने इफेक्टिवली पंप नहीं किया, इसमें खून जमा हो गया, बैक प्रेशर बिल्ड हो गया, लंग की वेसल्स में खून ज़्यादा जमा हो गया, दैट इज कंजेशन ऑफ लंग, सिम्टम ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज नॉट एज द सेम विच इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में अचानक से हार्ट बीट करना बंद कर जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। एंड देन हार्ट अटैक मीन्स हार्ट के मसल्स पर अटैक हुआ। कैसा अटैक हुआ? ऑक्सीजन की कमी की वजह से डैमेज हो गया हार्ट का मसल। ओके, ठीक है। नाउ समरी में देखते हैं कोई अलग चीज़ लिखी है क्या, ये आप अच्छे से पढ़ो, इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि लिम्फ में प्रोटीन्स नहीं है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। देन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड ए फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्यू इनवर्टिब्रेट्स में किसकी बात कर रहे हैं? एनालिडा की बात कर रहा है ये। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल्स है, ऑटो एक्साइटेबल है, एसी नोड इतने रिदम जनरेट करते हैं, उसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ओके,
एक्शन पोटेंशियल, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, कंट्रैक्शन, दिस। ठीक है, समरी आप पढ़ना, जहाँ पर भी कोई नया पॉइंट मुझे मिलेगा आई विल लेट यू नो। हेल्दी पर्सन फॉर 72 सच साइकिल्स इन अ मिनट, 70 ml ये आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई, ऑल्सो नोन एज बीट वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम जो कि हार्ट ने पंप किया एक वेंट्रिकल ने एक बीट में, एक धड़कन में। देन कार्डियक आउटपुट आपका 5 लीटर है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम सरफेस पर, बॉडी सरफेस पर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, जो कि एक मशीन है। रिकॉर्डिंग को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कहते हैं। डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेटरी पाथवे समझ गए, पल्मोनरी, सिस्टमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, सिस्टमिक इधर स्टार्ट हुआ, सिस्टमिक इधर ख़त्म हुआ। हार्ट ऑल्दो ऑटो एक्साइटेबल है, लेकिन धड़कन बढ़ाना कम करना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम है, जिसमें सिंपैथेटिक आता है और पैरासिम्पैथेटिक आता है। एंड हार्मोन्स में कौन से आ गए थे, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स। एड्रीनल मीन्स, रीनल इज किडनी, एड्रीनल मीन्स किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल हार्मोन्स में अपने एड्रीनलिन आता है, नॉर एड्रीनलिन आता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रेस्पॉन्ड टू ऑल द क्यूरीज। इसके सिवा अगर आपका कोई डिमांड है, कोई क्यूरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर चैप्टर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।